हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साहा गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम चैप्टर 14 सेंटर स्टेट रिलेशंस पे बेस्ड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस डे क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन था आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया ऐसा। ऑप्शन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी यूनियन ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस, ऑप्शन डी सेकुलर नेशन। सो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्योंकि आर्टिकल 1 क्या कहता है? वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो फेडरल है, बट फेडरल टर्म तो कहीं भी यूज नहीं किया गया। उसके अलावा हमने यूनियन टर्म को प्रेफरेंस दे दी। ऐसा क्यों? जब ये सवाल बी आर अम्बेडकर से पूछा गया तो उन्होंने इसके पीछे दो रीजन दिए। पहला, Indian Federation is not the result of an agreement or a treaty between the state. दूसरा, in India, no any state has a right to secede from the federation. यानी कि कोई राज्य, चाहे वो तमिलनाडु हो, एमपी हो, राजस्थान हो, वो इंडिया से अलग नहीं हो सकता। उसका कोई हक नहीं है हमसे अलग होने का। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। एंड पहला क्वेश्चन है, which one of the following articles of the Indian Constitution provides that it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कहता है कि सेंटर जो है, जो हमारा यूनियन है, उसकी ड्यूटी है स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। ऑप्शन है आर्टिकल 215, ऑप्शन बी 275, ऑप्शन सी 325, ऑप्शन डी आर्टिकल 355। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2003 में पूछा था। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 355। फॉर एग्जांपल, अरुणाचल प्रदेश। अगर अरुणाचल प्रदेश पे चाइना अटैक करता है तो अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश के लोगों के सहारे नहीं छोड़ा जाएगा। पूरी की पूरी जो इंडियन आर्मी है वो उसको प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि यूनियन की ड्यूटी है स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 355 ये बात कहता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 355 कहता है कि यूनियन की ये भी ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे दैट द स्टेट्स आर वर्किंग इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारे राज्य हैं वो संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं। इस चीज को देखना यूनियन का कर्तव्य है। सो ये दो ड्यूटीज जो है आर्टिकल 355 में लिखी हुई है। सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉस फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि जो राज्य विधानमंडल होती हैं वो भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती हैं। सेकेंड, द पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से गलत है। स्टेट लेजिस्लेचर, नाम में ही स्टेट लिखा है, यानी कि आप केवल और केवल स्टेट के लिए काम कर रहे हो, एक राज्य के लिए। अगर आप पूरी की पूरी इंडिया के टेरिटरी के लिए लॉ बना पा रहे हो फिर आपको तो पार्लियामेंट कहेंगे। सो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज पार्लियामेंट कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिटीजन है इंडिया का, वो किन्हीं कारणों की वजह से देश से बाहर रह रहा है, तो उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर क्या लॉ बनेगा, क्या लॉ अप्लाई होगा, वो पार्लियामेंट बनाएगी। अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी बाहर है तो उस पर क्या लॉ अप्लाई होगा वो भी पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। थर्ड, राजा मन्नार कमिटी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन वाज बीइंग अपॉइंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। अब कई सारी सेंटर स्टेट रिलेशंस पे कमेटी बनाई गई है, उनमें से एक थी राजा मन्नार कमेटी। अब इस राजा मन्नार कमेटी को किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ऑप्शन बी केरला गवर्नमेंट, ऑप्शन सी तमिलनाडु गवर्नमेंट, ऑप्शन डी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु गवर्नमेंट। इस कमेटी को अपॉइंट कब किया गया था? 1969 में। इस कमेटी ने कई सारी रिकमेंडेशन दी थी, जैसे कि एक इंटरस्टेट काउंसिल सेटअप किया जाना चाहिए, दूसरा कि प्लानिंग कमीशन को खत्म कर देना चाहिए, तीसरा फाइनेंस कमीशन जो है हमारा उसको परमानेंट बॉडी बना दी जानी चाहिए। सो ये तीन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थे
इसके अलावा भी कुछ रिकमेंडेशन किए थे उसने, बट ये 3 आपको इन जनरल पता होने चाहिए। फोर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द पार्लियामेंट कैन नेवर मेक लॉस ऑन सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट, यानी कि संसद कभी भी राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून नहीं बना सकती। सेकंड, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी सेंटर बिकम्स ऑल पावरफुल, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र जो है सर्वशक्तिमान हो जाता है। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ गलत है ये बताना है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकता है इन 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। अब वो 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के समय सेंटर जो है सर्वशक्तिमान हो जाता है। इनफैक्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो यहां तक कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब कभी नेशनल इमरजेंसी इंप्लाई की जाएगी तब जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो विदाउट एनी अमेंडमेंट वुड टर्न आउट इनटू अ यूनिटरी स्ट्रक्चर। बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने, ठीक है। अब ये 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या हैं जिनमें पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, उसे समझते हैं। सो पहला है जब राज्यसभा किसी तरह का रेजोल्यूशन पास करे। अगर राज्यसभा को लगता है कि इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो कि स्टेट लिस्ट पे लिखा हुआ है बट पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए और वो इस रिगार्ड में रेजोल्यूशन पास करती है अंडर आर्टिकल 25, तब पार्लियामेंट उस स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। दूसरी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम। तीसरा, जब प्रेसिडेंट रूल लगा हो। चौथा, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि पार्लियामेंट आप इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बना दो, हम लॉ नहीं बना पा रहे हैं, हमारे आपस में कुछ इंटरनल डिफरेंसेस हो रहे हैं, अगर आप लॉ बना दो तो ज्यादा सही रहेगा, तब ऐसी सिचुएशन में भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। एंड पांचवा, जब कभी हमें किसी तरह का इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करना हो तब भी पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर ऑल इंडिया सर्विस। सो आप अखिल भारतीय सेवा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपसे तो बनता ही होगा। ऑप्शन ए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऑप्शन बी इंडियन पुलिस सर्विस, ऑप्शन सी इंडियन फॉरेन सर्विस, ऑप्शन डी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंडियन फॉरेन सर्विस, क्योंकि जो इंडियन फॉरेन सर्विस होती है वो ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस है, वो किसी तरह की ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। एंड जहां तक बात है ऑल इंडिया सर्विस की, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका रिक्रूटमेंट कौन करता है? सेंटर। उनको ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है? सेंटर। बट ये काम दोनों में करते हैं, सेंटर में भी काम करते हैं और स्टेट में भी काम करते हैं। एंड एज ऑफ नाउ देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS and IFS, ठीक। Sixth, which of the following schedule deals with threefold distribution of legislative subject between center and the state? Option A first schedule, option B fourth schedule, option C seventh schedule, option D ninth schedule। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट्स का यूनियन लिस्ट के नाम पे, स्टेट लिस्ट के नाम पे, कॉन्क्रेंट लिस्ट के नाम पे, ये सारी चीजें किस शेड्यूल में लिखी हुई हैं? सो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं 7th शेड्यूल में, ठीक। एंड पहली शेड्यूल की बात करें तो वो डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। 4th शेड्यूल डील करता है सीट्स टू स्टेट्स इन राज्यसभा से, यानी राज्यसभा में एक पार्टिकुलर स्टेट को कितनी सीट मिलेगी, वो कहाँ लिखा है? 4th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल डील करता है लैंड रिफॉर्म से, है ना। 7th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, the parliament can establish interstate council under article 263. Second, the parliament can provide for the adjudication of interstate water dispute. So कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 नॉट 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि इंटरस्टेट काउंसिल को केवल और केवल कौन एस्टैब्लिश कर सकता है? प्रेसिडेंट, एंड नॉट द पार्लियामेंट। दूसरा स्टेटमेंट बट हमारा सही है, क्योंकि पार्लियामेंट किसी भी तरह के इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए
कोई लॉ बना सकता है, कोई ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश कर सकता है, एंड ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं? आर्टिकल 262 में। 8th क्वेश्चन, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, डी चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। बट नोट करने वाली बात यह है कि चेयरमैन एंड मेंबर्स जो होंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको अपॉइंट गवर्नर करेगा, बट रिमूव कौन कर सकता है? केवल और केवल प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज recommends principles governing the grants in aid of the revenues to the states out of the consolidated fund of India। यानी कि जो हमारा consolidated fund होता है इंडिया का, उससे जो स्टेट्स को ग्रांट दिए जाते हैं वो किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे दिए जाते हैं? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन, बी इंटर स्टेट काउंसिल, सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 280 में। इसको हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसमें 5 मेंबर होते हैं एंड बहुत सारी चीजें और भी हैं जिसके बारे में हम फाइनेंस कमीशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 2013 में इसे पूछा गया था। 1 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 2nd प्लानिंग काउंसिल, 3rd जोनल काउंसिल। सो आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका नाम संविधान में नहीं है। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है 1, 2 and 3, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल, तीनों की तीनों क्या है? दे आर अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एंड आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं मिलेगा जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से बात करता हो या फिर प्लानिंग कमीशन या जोनल काउंसिल की बात करता हो। ठीक है, और ये तीनों की तीनों क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। 11th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, the parliament can establish a joint state public service commission for 2 or more states on the request of president। यानी कि जब कभी प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट को कि एक JSPSC यानी कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो, तब पार्लियामेंट बना सकता है। सेकंड, सरकारीय कमीशन रिकमेंडेड दैट ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी डिसबैंडेड। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि पार्लियामेंट तो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट नॉट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, सो आपको कीवर्ड यहाँ पकड़ना था। यहाँ कीवर्ड क्या था? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं होगा, क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेचर। एंड दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि सरकारीय कमीशन ने ऑल इंडिया सर्विस को डिसबैंड करने को नहीं कहा था, उसने कहा था कि ऑल इंडिया सर्विसेज को और ज्यादा मजबूत करो। ठीक। 12th, with reference to the constitution of India, which one of the following pair is not correctly matched? यानी कि कौन सा पेयर गलत है? 2004 में इसे पूछा गया था। ऑप्शन ए फॉरेस्ट, क्या फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है? स्टॉक एक्सचेंज कॉन्करेंट लिस्ट में आता है? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक यूनियन लिस्ट में आता है? पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट में आता है? अब आपको बताना है कौन सा पेयर यहाँ गलत है। सो यहाँ गलत कौन सा है? ऑप्शन बी स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज कहाँ आता है? यूनियन लिस्ट पे, कॉन्करेंट लिस्ट पे तो नहीं आता। इनफैक्ट आपने कभी भी स्टेट्स को ये सुना नहीं होगा कि हम एक BSE जैसा कुछ सेटअप करेंगे या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसा हम भी अपने स्टेट में बनाएंगे। ऐसा क्यों नहीं बोलते? वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनके पास वो पावर ही नहीं है। एंड स्टॉक एक्सचेंज जो है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट का है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक यूनियन लिस्ट का है इन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट का है। इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए। इनफैक्ट सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ये सारी की सारी चीजें कहाँ आती हैं? स्टेट लिस्ट में। 13th,
द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो समवर्ती सूची होती है उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, अवधारणा है, वो हमने कहां से लिया है? ऑप्शन ए यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्राइमरली तीन चीजें ली हैं। पहला तो कॉन्करेंट लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, एंड तीसरा जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि कहां लिखी है? आर्टिकल 108 में। 14th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, फुल फेथ एंड क्रेडिट is to be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceedings of the center and every state. Second, the chairman of State Public Service Commission can be appointed only by the president. अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो चेयरमैन होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। बट रिमूव कौन कर सकता है? केवल और केवल प्रेसिडेंट। एंड ये चीज हमने अभी अभी डिस्कस भी की थी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोई केंद्र है और राज्य है, उनका किसी तरीके का रिकॉर्ड है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है, एक्ट है, तो उसको जो है वैल्यू थ्रू आउट द कंट्री दी जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूपी की पुलिस का कोई ऑर्डर है तो उस ऑर्डर को तमिलनाडु में भी माना जाना चाहिए। डिनाई नहीं कर सकते कि यूपी पुलिस आ रही है, इस पार्टिकुलर इंडिविजुअल को अरेस्ट करना चाहती है, तो तमिलनाडु की पुलिस जो है वो रेजिस्ट करेगी। ऐसी चीजें देखने को तो मिलती हैं, बट अगर मॉरली बात करें तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड ये चीज कहाँ लिखी है? आर्टिकल 261 में। एंड ये रिफ्लेक्ट करता है एक अंडरलाइनिंग स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ये जो लाइन है, अंडरलाइनिंग स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, ये आप अपनी आंसर्स में कोट कर सकते हो। इनफैक्ट जब कभी भी फेडरल स्ट्रक्चर की बात आए, तब आप आर्टिकल 261 को भी पूरा का पूरा कोट कर सकते हो, क्योंकि ये जो फुल फेथ एंड क्रेडिट है वो फेडरलिज्म ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। 15th क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, आई बिलीव कि सबसे बनता होगा इसका आंसर। द पावर टू मेक लॉस विथ रिस्पेक्ट टू रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स इज वेस्टेड विद। अब जो हमारा 7 शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। बट इन तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी गवर्नर, ऑप्शन डी स्टेट लेजिस्लेचर। सो इसका सही आंसर क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है। सो डू कमेंट द आंसर ऑफ 15th क्वेश्चन। सो इस तरीके से खत्म होता है हमारा आज का सेशन एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 16 इमरजेंसी प्रोविजंस पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो डू प्रिपेयर दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।